नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वॉइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड वीडियो देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन देखा था। आज की इस वीडियो में हम फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में जो 3 कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पूरी वीडियो के सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे और किन किन परिस्थितियों में बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार की दृष्टि में आती हैं। और ये कंपनियां कौन कौन सी थी? पुर्तगाली, स्वीडिश, ब्रिटिश, डच, डेनिश और फ्रेंच कंपनियां। इन कंपनियों का आगमन हमने पिछली वीडियो में डिटेल में देखा था। तो इन सब कंपनियों के बीच में भारत में पांव पसारने के लिए ट्रेड वॉर चल रही थी, जिसमें से डेनिश और स्वीडिश कंपनियां ये तो बहुत ही छोटी कंपनियां थी, तो इनका अस्तित्व ना के बराबर था। तो ये ट्रेड वॉर से बाहर हो चुकी थी। अब बची 4 यूरोपीय कंपनियां। तो इसमें से ब्रिटिश के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, इन्होंने पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी कर ली थी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इनके बीच में तो यानी कि पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच में तो वैवाहिक संबंध बन गए थे। तो अब बची 3 कंपनियां, ब्रिटिश, डच और फ्रांस। तो जो डच थे उन्हें त्रावणकोर के राजा ने कोलाचल की लड़ाई में हरा दिया था, जिसके बाद जो डच थे ये भारत में अपने पांव नहीं जमा पाए और वो इंडोनेशिया चले गए। तो अब बचे ब्रिटिश और फ्रांस। तो अब ये दोनों कंपनियां भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए रणनीति बनाने लगे। तो भारत के राजनीतिक एवं आंतरिक मामलों में अब ये हस्तक्षेप करने लग गए थे। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से इन दोनों के बीच में आगे चलकर 3 कर्नाटक के युद्ध देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं तीनों कर्नाटक के युद्ध के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। तो कर्नाटक का युद्ध सुनकर आपको लग रहा होगा कि जो भारत का कर्नाटक वाला राज्य है यहीं पर ये तीनों युद्ध लड़े गए होंगे, इसीलिए इसे कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। पर नहीं, तो पहले भारत में जो ये वाला कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र है ना, इसे कार्नेटिक रीजन कहा जाता था। ये वाला जो क्षेत्र है इसे कार्नेटिक कहा जाता था। सी से कार्नेटिक, वैसे कर्नाटक तो के से है, पर हिंदी में इसका उच्चारण यानी कि कार्नेटिक का उच्चारण कर्नाटक कर दिया गया, जिस कारण इसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाने लगा। पर इंग्लिश में इसे कार्नेटिक कहते हैं, CARNATIC, कार्नेटिक वॉर। तो 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे। पहला कार्नेटिक वॉर 1746 में शुरू हुआ था और 1748 में खत्म हुआ था। दूसरा कार्नेटिक वॉर 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक हुआ था। तीसरा कार्नेटिक वॉर 1756 से लेकर 1763 तक चला था। तो 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे, याद रखिएगा। तो अब हम एक एक करके तीनों कार्नेटिक वॉर के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में हम इसे कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। तो अब हम एक एक करके तीनों कर्नाटक के युद्ध देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम कर्नाटक का युद्ध देखते हैं और इसका कारण देखते हैं कि आखिर क्यों प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध का कारण कोई भारत में उत्पन्न स्थिति नहीं थी, बल्कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में ही कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिनका प्रभाव भारत में आई अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों पर भी पड़ा था। और इन दोनों के बीच में भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत एक देश था, जहां पर उत्तराधिकार बनने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में संघर्ष चल रहा था। और इसी संघर्ष के चलते भारत में भी इन दोनों देशों के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और यही युद्ध भारत में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में भी देखने को मिलता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। तो 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की भूमि को ही कर्नाटक के नाम से जाना जाता था, यानी कि कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। और यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था और यहाँ के प्रांतपति को नवाब कहा जाता था। तो सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में क्या होता है कि बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने कुछ
फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में कर लिया था। तो हमने देखा था कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में भारत में संघर्ष चला था। तो इसी संघर्ष में क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं ये फ्रांसीसियों के जलपोत यानी कि समुद्री जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये दोनों ही व्यापारी कंपनियां, और व्यापार किससे होता था? समुद्री जहाज़ों से होता था। तो किसी भी कंपनी के अगर समुद्री जहाज़ों को पकड़ लिया जाए तो ये बहुत ही बड़ा कारण था युद्ध के लिए। तो यहीं से भारत में युद्ध की शुरुआत होती है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के। तो उसके बाद क्या होता है कि डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, इसने क्या किया? तो इसने ये शिकायत कर्नाटक के नवाब से की, पर नवाब ने डुप्ले की किसी भी बात का ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि डुप्ले ने अंग्रेजों से बदला लेना चाहा, और उसने क्या किया कि अंग्रेजों की बस्ती मद्रास पर घेरा डाल लिया, यानी कि मद्रास को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि नवाब जो कि कर्नाटक का नवाब होता है वो डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहता है, क्योंकि जो डुप्ले था ना, इसने नवाब को कहा था कि मैं अंग्रेजों को मद्रास से हटा दूंगा और मद्रास आपके कब्जे में दे दूंगा। पर डुप्ले ने मद्रास को जीतने के बाद नवाब को उसका कब्जा नहीं दिया, यानी कि उसने नवाब को मद्रास नहीं दिया। उसके बाद क्या होता है कि नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले नहीं माना। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध की घोषणा हो जाती है, और फिर एक सैंथोम का युद्ध होता है। और सैंथोम का युद्ध 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया, और इस युद्ध में फ्रांसीसी ही जीते थे, यानी कि कर्नाटक के नवाब की हार हुई थी। तब कर्नाटक के नवाब को पता चला था कि ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं ये बहुत ही शक्तिशाली हैं, क्योंकि वो पहले इनको बहुत ही हल्के में ले रहा था। तब इनको पता चला कि जो ये यूरोपीय कंपनियां हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्स-ला शैपेल की संधि होती है, और उत्तराधिकार का जो युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया में उसका अंत हो जाता है। और इस संधि के द्वारा जो कर्नाटक में भी प्रथम युद्ध चल रहा था उसका भी अंत हो जाता है। तो याद रखिएगा इस युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी। और इसका अंत कब हुआ, यानी कि किस संधि से हुआ? तो एक्स-ला शैपेल की संधि से कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था। ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इस संधि की शर्तें क्या थी? तो इस संधि की शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था ना, तो इस संधि के तहत फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को लौटा दिया, और अंग्रेजों ने भी उत्तरी अमेरिका के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया था जो कि फ्रांसीसियों के अधीन थे, वो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लौटा दिए थे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी, और इसकी संधि कौन सी है जिसके तहत ये युद्ध खत्म हुआ? एक्स-ला शैपेल की संधि। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समझने से पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूँ, ताकि आपको आगे की पूरी कहानी आसानी से समझ आए, क्योंकि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है। पर अगर आप ये पूरे डायग्राम को समझ लेंगे तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपको आसानी से समझ आएगा। तो अब हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण देख लेते हैं। तो जब भी किसी राजा की मृत्यु होती है तो वो अपनी मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेता है। पर कभी कभी क्या होता है कि राजा की मृत्यु के बाद भी उत्तराधिकारी बनने के लिए उसके पुत्रों या रिश्तेदारों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। तो ऐसे ही कुछ स्थितियां भारत के हैदराबाद और कर्नाटक में उस समय बन गई थी जब फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियां भारत में अपना विस्तार कर रही थी। तो जब हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था, तब अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी अपने अपने हितों को देखते हुए अलग अलग पक्ष को अपना समर्थन दिया, और फिर दोनों ही पक्षों में युद्ध देखने को मिलता है। तो देखिए, हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। तो हैदराबाद में दो लोगों के बीच में नवाब बनने के लिए संघर्ष चल रहा था। एक थे नासिर जंग और दूसरे थे मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में हैदराबाद के नवाब बनने के लिए संघर्ष चल रहा था, और कर्नाटक में भी दो लोगों के बीच संघर्ष चल रहा था, अनवरुद्दीन और चंदा साहब। तो जो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था वो चाहता था कि हैदराबाद का शासक नासिर जंग और कर्नाटक का शासक अनवरुद्दीन बने। तो क्लाइव नासिर जंग और अनवरुद्दीन के साथ था। वहीं पर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले मुजफ्फर जंग
और चंदा साहब के साथ था। तो एक टीम बन गई क्लाइव, नासिर जंग और अनवरुद्दीन की, और दूसरी टीम बन गई डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की। तो इन्हीं दोनों टीमों के बीच में दूसरा कर्नाटक का युद्ध हमें देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको इस डायग्राम से समझ आ गया होगा। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हैदराबाद और कर्नाटक इन दोनों ही क्षेत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हुआ, और अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी ने अपने अपने हितों को देखते हुए अलग अलग पक्ष का समर्थन दिया, और फिर दोनों ही पक्षों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। तो इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा। तो 1748 में क्या होता है कि हैदराबाद के निजाम आसफ जाह की मृत्यु हो जाती है। तो आसफ जाह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। किसके किसके बीच में? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। तो निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद इनका पुत्र नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना। पर इसी समय नासिर जंग का एक भांजा मुजफ्फर जंग ने भी निजाम पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत की। तो हैदराबाद के निजाम के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में संघर्ष चल रहा था। इसी समय क्या होता है कि 1748 में मराठों ने चंदा साहब को भी रिहा कर दिया। तो मराठाओं के ऊपर मैंने 3 वीडियो में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप मध्यकालीन भारत की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप पढ़ लेना। तो इसी समय क्या होता है कि 1748 में मराठाओं ने चंदा साहब को रिहा कर दिया। तो चंदा साहब ने कर्नाटक में अपने उत्तराधिकार की मांग की। उस समय जो कर्नाटक के शासक थे वो अनवरुद्दीन थे। पर जब चंदा साहब रिहा हुए तो वो कर्नाटक का नवाब बनना चाहते थे। तो हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में संघर्ष चला, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। तो इसी बीच में क्या होता है कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का साथ दिया। तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, और इसी को अंबूर की लड़ाई कहा जाता है। तो ये लड़ाई किसने लड़ी थी? डुप्ले की टीम ने, यानी कि डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब ने। तो इसका परिणाम क्या होता है? तो डुप्ले की टीम ने अनवरुद्दीन को हरा दिया। तो अनवरुद्दीन को हराने के बाद कर्नाटक का नवाब किसे बना दिया गया? चंदा साहब को बना दिया गया। तो अनवरुद्दीन का पत्ता तो कट गया। तो उसके बाद क्या होता है? अनवरुद्दीन के हारने के बाद जो उसका पुत्र होता है, जो कि उसका उत्तराधिकारी होता है, मोहम्मद अली, ये भागकर तिरुचिरापल्ली चला जाता है और तिरुचिरापल्ली में शरण ले लेता है। तो फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग और कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली का समर्थन किया। तो जो अंग्रेज थे वो हैदराबाद में तो नासिर जंग का समर्थन कर रहे थे, पर कर्नाटक में अनवरुद्दीन का समर्थन कर रहे थे। पर अनवरुद्दीन को तो अब मार दिया गया था, उसकी जगह चंदा साहब को कर्नाटक का शासक बना दिया गया था। तो अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि जो अनवरुद्दीन का बेटा है मोहम्मद अली, अंग्रेज उसका समर्थन करने लग गए। तो उसके बाद आगे क्या होता है? तो 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। तो जो अंग्रेजों की टीम होती है ये डुप्ले की टीम से युद्ध कर देती है और डुप्ले की टीम को हरा भी देती है। पर उसी बीच में क्या हो जाता है कि जो नासिर जंग होता है ये अंग्रेजों की टीम में होता है। तो नासिर जंग की सेना क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है, और इसी विद्रोह में नासिर जंग की हत्या कर दी गई। तो इसका लाभ अब कौन उठाएगा? तो डुप्ले की टीम उठाएगी। तो फ्रांसीसियों ने इसका लाभ उठाया और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। तो देखिए, अंग्रेजों की टीम यानी कि नासिर जंग जीत रहा था, पर नासिर जंग की जो सेना होती है वो विद्रोह कर देती है, जिसके बीच में क्या होता है? नासिर जंग की हत्या हो जाती है। तो जो डुप्ले वाली टीम होती है वो इस बात का फायदा उठा लेती है। तो नासिर जंग की हत्या हो जाती है, तो बचा मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग को अगला नवाब बना दिया जाता है हैदराबाद का। तो इधर बन गया मुजफ्फर जंग और कर्नाटक का बन गया चंदा साहब। तो उसके बाद आगे क्या होता है? तो आगे 1752 ईस्वी में क्लाइव, जो कि अगला अंग्रेजी गवर्नर होता है, इसने अर्काट पर आक्रमण कर दिया और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर दिया। तो देखिए, तो चंदा साहब जो कि डुप्ले की टीम में था, तो क्लाइव ने क्या किया? चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को हरा दिया और अर्काट पर अधिकार कर लिया।
और यह खबर सुनकर जो चंदा साहब थे ये तिरुचिन्नापल्ली भाग गए और वहाँ पर जो तंजौर के राजा थे ना, उन्होंने चंदा साहब की हत्या कर दी। तो ये देखिए कहानी में क्या मोड़ आ गया। जो चंदा साहब थे कर्नाटक के शासक बन तो जाते हैं, पर आगे चलकर जो अगला अंग्रेजी गवर्नर होता है उनके पुत्र को हरा देता है और अर्काड पर अधिकार कर लेता है। जिसके बाद जो चंदा साहब होते हैं वो तिरुचिन्नापल्ली भाग जाते हैं और वहाँ पर जो तंजौर के राजा होते हैं वो चंदा साहब की हत्या कर देते हैं। तो जब इन बातों का फ्रांस सरकार को पता चलता है तो फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को क्या किया, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर होता है, उसे वापस बुला लेते हैं और उसके स्थान पर गोदेहे को अगला गवर्नर बनाकर भारत भेजते हैं। तो गोदोहे आते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर देता है। वो कहता है कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे और अंततः 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है यह किस संधि के द्वारा समाप्त होता है? पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट है। और पांडिचेरी की संधि में क्या होता है? तो पांडिचेरी की संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने, यानी कि अंग्रेजी कंपनी और फ्रांस कंपनी, दोनों कंपनियों ने यह समझौता किया कि अब ये दोनों भारतीय नरेशों के, यानी कि भारतीय राजाओं के झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो दोनों कंपनियां पांडिचेरी की संधि कर लेती हैं और दूसरा कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो कि 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चलता है। तो 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं प्रशा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ और इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ। तो कर्नाटक के तीसरे युद्ध की स्टार्टिंग भी बाहर यूरोप में हुई थी, पर उसकी लपटें भारत में भी दिखाई दी। तो 1756 ईस्वी में दोनों कंपनियां एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लैली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा। तो काउंट डी लैली जब भारत आया तो इसके आने से युद्ध को गति मिली और इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध था, जो कि आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और काउंट डी लैली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच में लड़ा गया था। याद रखिएगा, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजी सेना को किसने लीड किया था? आयरकूट ने। और फ्रांसीसी सेना को किसने लीड किया था? काउंट डी लैली ने। तो जो वांडीवास का युद्ध हुआ था मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे और इसके बाद पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया। तो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा जो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया और इसी संधि द्वारा जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध चल रहा था वो भी समाप्त हो गया। तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? तो इस युद्ध के परिणाम के बाद भारत से फ्रांस का वर्चस्व खत्म हो गया और यह भी तय हो गया था कि अब अंग्रेजी कंपनी ही भारत में पूर्णतः अपनी प्राधान्यता बनाएगी और फ्रांसीसी बहुत थोड़े से क्षेत्र में सिमट कर रह गए थे, जैसे पांडिचेरी, माहे और करिकल। मतलब कि फ्रांसीसी बहुत छोटे से क्षेत्र में सीमित रह गए और अब यह तय हो गया कि आगे चलकर एक ही यूरोपीय कंपनी यानी कि ब्रिटिश कंपनी ही भारत में अपना वर्चस्व बनाएगी। तो यहाँ पर कर्नाटक के तीनों युद्ध समाप्त होते हैं। अब हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में स्टार्ट होता है और 1748 में समाप्त होता है। इसका कारण क्या था? तो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार इसका कारण था, जिस कारण अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। अमेरिका में भी युद्ध होता है, पर अमेरिका वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अंग्रेज और फ्रांसीसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये भारत में व्यापार कर रहे थे। तो इसकी समाप्ति कब होती है? 1748 में एक्स-ला-शैपेल की संधि द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। और इसका परिणाम क्या निकलता है? तो अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की इसमें पराजय होती है। उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक लड़ा गया। इसका कारण क्या था? तो दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप इसका कारण था। इसकी समाप्ति की संधि से होती है। तो 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि द्वारा इसकी समाप्ति होती है और इसका परिणाम क्या निकला? तो इसमें अंग्रेजों की अच्छी स्थिति रही थी। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक लड़ा गया और इसका कारण क्या था? तो यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध
इसका कारण था। इसकी समाप्ति कब हुई? तो 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हुई और इसका परिणाम क्या निकला? तो अंग्रेजों की इसमें विजय रही। तो उसके बाद आगे अब हम जो कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए थे उसके बीच में जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेंट थॉम का युद्ध जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था। ये कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था जब फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो इसका परिणाम क्या निकला था? इसमें फ्रांसीसियों की विजय हुई थी। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था अंबूर का युद्ध। यह 1749 में लड़ा गया था जिसमें डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब का त्रिगुट और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य ये लड़ा गया था जिसमें त्रिगुट की विजय हुई थी। तीसरा युद्ध अर्काट का युद्ध था जो कि 1752 में लड़ा गया। ये क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना एवं चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच लड़ा गया था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। और जो चंदा साहब थे ये तिरुचिरापल्ली भाग गए थे और वहां पर तंजौर के राजा ने उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद वांडीवास का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, और यहीं से फ्रांस का वर्चस्व खत्म हो जाता है और यहाँ पर अंग्रेजों की विजय होती है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डुप्ले। अगला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का सही समय कौन सा था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेकर 48 के दौरान। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका कारण यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध था, इसीलिए इसको हम सप्तवर्षीय युद्ध से जोड़ते हैं, तीसरे कर्नाटक युद्ध को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, वांडीवास का युद्ध, क्योंकि वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का वर्चस्व खत्म हो गया और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, वांडीवास का युद्ध। अगला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला शापिल की संधि से हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो पांडिचेरी के युद्ध से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध था यह किस संधि से समाप्त हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेरिस की संधि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किसके बीच में लड़ा गया था? तो यह युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा था? तो 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई थी, पर जो गोवा वाला क्षेत्र था ये पुर्तगालियों के अधीन था जो कि 1961 में आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से। ऑप्शन ए, गोवा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के युद्ध किसके बीच में लड़े गए थे? तो कर्नाटक के युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़े गए थे। आज का आखिरी प्रश्न है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो जो तीसरा कर्नाटक का युद्ध है ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।